हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। वो सेशन इस पे होगा कि मैथमेटिक्स का हम पेपर सॉल्व कर लेंगे जो 2023 रेगुलर बैच में आया था। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है इसके साथ साथ कि दिस इज द ऑफ द सीरीज एक्स। हम सीरीज एक्स का पेपर सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम बाकी सीरीज के भी पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में आपको 20 मार्क्स आ जाते हैं। इसमें 20 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, फिलर्स, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है द नंबर 3 इज दिस द प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपको पता है इवन नंबर नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। सो हमारा ऑप्शन है प्राइम नंबर। साथ साथ मैं बताता चलूं आपको कि व्हाट्स प्राइम नंबर होता क्या है, जिसके ओनली टू फैक्टर्स होंगे। एक तो नंबर इटसेल्फ होगा और वन होगा, जिसके खाली दो फैक्टर्स होंगे। एक तो नंबर वन होगा एंड द नंबर इटसेल्फ। सो आवर आंसर इज सी पार्ट। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव सेकंड देख लेते हैं। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल। ठीक है। हम दो तरीकों से इसको कर सकते हैं। या तो हम इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से दो सॉल्यूशन जीरोस ढूंढ सकते हैं, या तो हम ऐसा कर लेंगे कि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव का वैल्यू इसमें डाल देंगे। देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 डालता हूं यहाँ पर, ये बनेगा मुझे 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8। दैट मीन्स दिस इज 4 माइनस 8 दैट्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 4 माइनस 4 0, दैट्स इक्वल टू माइनस 8। दिस इक्वल टू माइनस 8, सो दैट्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 2 है। ठीक है। अब -2 की बात कर लेते हैं। देखो, -2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2 माइनस 8 डाल दो। 2 2 जार दैट्स इक्वल टू 4। 4 प्लस 4 माइनस 8। 4 प्लस 4 माइनस 8 तो 0। तो इसके चांसेस हैं, लेकिन हमें -4 पे भी देखना है। -4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -4 माइनस 8। अब देख लो, यहाँ 4 4 जार 16, पॉजिटिव 16। ये बनेगा 4 2 जार 8 दैट्स इक्वल टू प्लस 8। और ये माइनस 8 है। प्लस 8 और माइनस 8 खत्म हो गया, वहां बचा मेरे पास 16। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो हमारे पास नन ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर थ्री में देख लो, एट्थ टर्म ऑफ एन एपी। ये एपी है, आपको एट्थ टर्म ढूंढनी है। आपको पता होगा A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D। ठीक है, A8 होगी A प्लस 7D के लिए। A है मेरे पास 10 प्लस 7 इंटू डी है मेरे पास 7 माइनस 10 दैट्स इक्वल टू -3। सो दैट इज 10 माइनस 21 दैट्स इक्वल टू -11। सो ए पार्ट इज आवर आंसर। इसके बाद दूसरी देखते हैं हम। ओके, ऑब्जेक्टिव 4 देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4,3 एंड 0,0,0। 4,3 यहाँ कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 4,3, और दूसरा है मेरे पास 0,0। 0,0, तो ये डिस्टेंस आपको ढूंढ लेनी है। आपको पता है, एक फार्मूला हमने पढ़ी है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट, दैट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 है मेरे पास, ये है, ये ले लेते हैं हम x1 y1, इसको रख लेते हैं x1 y1, इसको रखते हैं x2 एंड y2। ठीक है। x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, that's equal to 4 4 are 16। this is 4 square 16, 3 square 16 plus 9 that is root 25, and root 25 का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा लंबा इसलिए किया क्योंकि आपने ये फार्मूला पढ़ी होगी। हम डायरेक्टली इस फार्मूला में एक शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते थे वहां पर। वो ये करते हैं हम कि अगर मेरे पास डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन लगाना होगा किसी भी पॉइंट का, पी इज एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन है, ये पी मेरे पास पॉइंट है, तो सीधे दैट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, दैट्स ओ पी। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट पी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मेरे पास यहाँ आता 4 स्क्वायर और वाई स्क्वायर आता 3 स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9 दैट्स रूट 25, और वो 5 के बराबर आता। सी पार्ट इज आवर आंसर।
अब देख लो 6x plus 3y is equal to c minus 3 and 12x plus cy is equal to c has infinitely solutions, then c is equal to। देखो जब भी आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, उस टाइम मुझे a1 डिवाइडेड बाय a2 विल बी इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 is equal to c1 divided by c2. That means the lines will coincide when we have the infinite number of solutions, the lines will coincide। ठीक है, यहाँ lines coincide करेंगे, a1 divided by a2 will be equal to b1 by b2, that will be equal to c1 by c2। अब देख लो यहाँ a1 by a2 मेरे पास क्या आएगा, देखो ये है मेरे पास a1x plus b1y is equal to c1। यहाँ देख लो this is a2x plus b2y is equal to c2। ठीक है, a1 आएगा मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय a2 आएगा मेरे पास 12 इज इक्वल टू b1 बाय b2 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय c दैट इज इक्वल टू c माइनस 3 डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अब यहाँ देख लो जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये इक्वलिटी है, आप इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू 6c इज इक्वल टू 12 into 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 1s are 6 2s are 12, that means c is equal to 6, c is equal to 6, तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। ठीक है, एक चीज यहाँ ध्यान दे देना, अगर हमें इसको इक्वेट करते हुए c इज इक्वल टू 3 नहीं निकलता, c इज इक्वल टू 3 नहीं निकलता, तो मेरे पास ऑप्शन नन ऑफ दीज था। फिर चलो मैं यहाँ देख लेता हूं, अगर हम इन दो को इक्वेट कर लेते हैं तो क्या बनेगा मेरे पास, ध्यान दे देना, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू सी माइनस 3 डिवाइडेड बाई सी, यही है c माइनस 3 डिवाइडेड बाई सी। ओके, तो यहाँ c और c काटा, दिस इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू c माइनस 3, सो दैट इज c इज अगेन इक्वल टू 6, तो 6 ऑप्शन था हमारे पास। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नंबर 5 कंप्लीट हो। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल विद द रेडियस r, सर्कमफ्रेंस आपको सेमी सर्कल का ढूंढना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। देखो ये सर्कल है, आपको सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ढूंढना है। सर्कमफ्रेंस आपको पता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये वाली जो लेंथ। ओके, दिस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है 2 पाई r, और सेमी सर्कल का डिवाइडेड बाय 2 होगा, 2 और 2 कटेगा, दैट इज ओनली पाई r, सो बी इज आवर ऑप्शन। ठीक है, ओके, हाउ मेनी पार्लर टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, एक सर्कल में कितने पार्लर टेंजेंट्स हो सकते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, इसमें कितने पार्लर टेंजेंट्स आप डाल सकते हो। देखो अगर ये मेरे पास एक पार्लर टेंजेंट है तो इसके अपोजिट में एक ही पार्लर टेंजेंट डालूंगा। अगर मैं कोशिश कर लूंगा कि इस पार्लर टेंजेंट के अपोजिट इसके बगैर कोई और पार्लर टेंजेंट होना चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसको पार्लर आ जाएगा। देयर विल बी ओनली two parallel tangents which will be parallel to each other in a circle. So how many parallel tangents can a circle have? That's the option is 2. Object to 8 देख लेते हैं हम। A card of 52, a card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of getting a heart? पहले मैं आपको बताता चलूं, जो मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं उसमें मेरे पास पहले दो कलर्स होते हैं। कौन कौन सा कलर, एक तो होता है रेड और दूसरा होता है ब्लैक। रेड और ब्लैक के दो कलर्स होते हैं, और रेड में मेरे पास, ब्लैक में मेरे पास फिर और दो आ जाते हैं 13 का, और रेड में भी मेरे पास दो आ जाते हैं 13 का, ये आपको पता होगा। ब्लैक में मेरे पास 13 के एक आ जाते हैं कलबस 13, और मेरे पास आ जाते हैं स्पेड के 13। ठीक है, और रेड में मेरे पास आ जाते हैं डायमंड के 13 और हार्ट्स के 13। डायमंड के 13 और हार्ट्स के 13। देख लो मेरा क्वेश्चन बन गया हार्ट्स के 13। अब मुझे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट की कितनी प्रोबेबिलिटी है। देखो हार्ट टोटल में कितने हैं 13, दैट्स द फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट्स 52। तो यहाँ से अगर आप कसर काट लोगे, दैट्स 1:4, सो सी पार्ट इज आवर आंसर। अब देख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर है। मैं आपको बताता चलूं, जो कॉस 30 है
उसके लिए आपने टी रैशोज के लिए ये ट्रायंगल सीखी होगी कि हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें एक्यूट एंगल एक 30 रख लेते हैं। इसका ये 1 होता है और ये √3 होता है और ये 2 होता है। अब मुझे cos 30 चाहिए, cos 30 विल बी इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2। ओके, चलो हमें असल में वो चीज़ यहाँ नहीं ढूंढनी थी, फिर भी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास एक 30 डिग्री की ट्रायंगल होगी, हम उसको बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कैसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, दैट यहाँ 30 डिग्री अगर हम डाल देंगे, दैट साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30, जब हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30। तो ऑप्शन में साइन स्क्वायर 30 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? अल्फा इंटू बीटा। आपने पॉलिनॉमियल में पढ़ा है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? c डिवाइडेड बाय a। व्हाट इज c हियर? दैट्स इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय a कितना है? √5। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो मैं रैशनलाइजेशन कर लूंगा √5 डिवाइड बाय √5 के साथ, दैट्स इक्वल टू -5 √5 डिवाइडेड बाय 5, और ये 5 और 5 कट जाएगा, दैट्स इक्वल टू √5। सो -√5 इज आवर आंसर। तो सी पार्ट इज आवर आंसर। यहाँ तक ये एमसीक्यूज होते हैं। अब सीरीज में इन लोगों ने चेंज कर दिया है कि अब इससे पहले जो एग्जाम्स होते थे उनमें खाली एमसीक्यूज होते थे, अब तो एमसीक्यू सारे नहीं होते हैं। इसके बाद आप देख लो कि एचसीएफ ऑफ द टू प्राइम नंबर इज, अगर हमारे पास टू प्राइम्स हैं उनका एचसीएफ किसके बराबर होगा? दैट्स 1। लेट्स सपोज कि आप एग्जांपल भी ले सकते हो 2 और 3, अगर इनका एचसीएफ आप ढूंढ लोगे दैट्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है असल में कि एचसीएफ ऑफ द टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। Sum of the n natural numbers is, n natural numbers का sum है n into n plus 1 divided by 2, that's the true statement। हम इसको सॉल्व भी यहाँ कर सकते हैं। हमारे पास sum के लिए फार्मूला है Sn is equal to n divided by 2 into a plus l, a plus last term। ठीक है, अब यहाँ नेचुरल नंबर्स हैं तो हमारे पास नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 सो ऑन अप टू n नेचुरल नंबर्स का सम कर लेना है। दैट मीन्स ये सीरीज ऐसी बनी है 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन अप टू n। अब आपको यहाँ इसका सम चाहिए, देन इट्स इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, तो यही रहेगा। a हमारे पास a 1 है और l है हमारे पास n, लास्ट टर्म हमारे पास n है, दैट विल बी इक्वल टू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो दिस द ट्रू। नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज अंडर रूट ऑफ 27 अंडर रूट ऑफ 47 इज 108। क्या ये ट्रू है या फॉल्स, वो देख लेना है। देखो अंडर रूट ऑफ 27 एक टर्म है आपके पास, दूसरी टर्म है अंडर रूट ऑफ 48 और तीसरी टर्म है अंडर रूट ऑफ 75। अब आपको बोलना है क्या चौथी टर्म अंडर रूट ऑफ 108 आएगी। मैं पहले इस सीरीज को देखता हूं। अगर आप 27 का देख लोगे, दैट इज 3 क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर इंटू 3। इसका मतलब वो आया मेरे पास 3√3। अब यहाँ देख लेना अंडर रूट ऑफ 48 कितना आ जाएगा। देखो 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 3, 16 3 आर 48, दैट मीन्स दिस विल बी 4√3। हम समझ गए ये 3√3 है, ये 4√3 है, तो ये होगा हमारे पास 5√3। इसका मतलब ये वाली टर्म जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 6√3, 6√3। अब हमें पता करना है क्या ये 6√3 108 के बराबर है या नहीं। देखो जब हमारा बाहर रूट से बाहर कोई नंबर हो जाता है, अगर हमें उसको अंदर ले लेना है रूट के अंदर, तो वो स्क्वायर से अंदर चलता है। देखो अपना 3 है तो ये स्क्वायर से अंदर चलेगा, 6 स्क्वायर। क्यों स्क्वायर से अंदर चलेगा? क्योंकि जब हम इसको बाहर भी निकालेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ मैंने क्या किया। ये आया मेरे पास 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 108। तो ये आया √108। सो दिस अगेन इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा क्वेश्चन था ये एक लेवल होती है क्वेश्चंस की कि हमें पता चलना चाहिए कि मैथमेटिक्स पेपर दे रहे हैं। Objective 13 देख लो। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। जितना जितना थीटा बढ़ता जाएगा
कॉस थीटा का वैल्यू भी उतना बढ़ता जाएगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मैं आपको बताता चलूं कि आपने ट्रायंगल्स पढ़े होंगे कि हमारे पास एंगल्स के लिए दो तीन ट्रायंगल्स होती हैं। चलो यहाँ देखते हैं हम, ये 30 डिग्री की ट्रायंगल है, ये 45 डिग्रीज की ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री की ट्रायंगल है। इसमें ये है 1, ये भी है 1, ये है अंडर रूट ऑफ 3, ये रिवर्स से 1 1 और अंडर रूट ऑफ 3, ये है मेरे पास 2, ये है अंडर रूट ऑफ 2 और ये है फिर से 2। देखो, अगर आप यहाँ थीटा देख लोगे दैट इज 30, तो कॉस थीटा बताओ दैट इज इक्वल टू कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2। यहाँ कॉस थीटा बताओ दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। यहाँ कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखो थीटा बढ़ रहा है, क्या वैल्यू बढ़ रहे हैं? अब यहाँ देख लेना है कि अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना होगा। आपको मैं बताता चलूं, जो कॉस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 है उसका वैल्यू है 0.86। ओके, जो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का वैल्यू है दैट्स इक्वल टू 0.7। ठीक है, और 1 डिवाइड बाय 2 का है 0.5। ठीक, तो आप समझ गए कि जितना जितना थीटा बढ़ रहा है, यहाँ 30 था, यहाँ 45 है, यहाँ 60 है, जितना जितना थीटा बढ़ रहा है कॉस थीटा का वैल्यू उतना कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज नहीं होता है, वो डिक्रीज होता है एज थीटा इंक्रीज। डैश डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, डायरेक्टली आ गया है सिमिलर ट्रायंगल से एक पहली एक्सरसाइज से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है कि कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। सिमिलर आपको पता होगा कि व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal and sides are proportional। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपने डायरेक्टली पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। 16 आपके पास था डिफाइन डिस्टेंस फार्मूला, तो आपको सीधे डिस्टेंस फार्मूला डिफाइन कर लेनी थी। डिस्टेंस फार्मूला एक ऐसी फार्मूला है विच इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। उसके बाद सपोज ए पॉइंट ए का लेना था x1 और y1, और बी पॉइंट का लेना था सपोज एज x2 एंड y2। अगर नहीं भी किया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके मार्क्स आ जाएंगे। दोनों में से एक चीज अगर आपने लिखी है तो डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, आपको ऑर्डिनेट एक पॉइंट का डिफाइन कर लेना था कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या होता है। आपने पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम किसी पॉइंट के एक पॉइंट के हम दो कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट को। और इसी एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। इस वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट? आप ये लिख सकते थे वहां पर, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज द वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर इतना लिखा तो ठीक है, लेकिन इससे बेटर आप ये लिख सकते थे विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस, तो दैट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जब भी आपने सर से पढ़ा होगा तो आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी होगी। थेलस थ्योरम जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी होगी। व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। बस स्टेटमेंट आपको लिख लेनी थी। डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन, आपने ट्रायगोनोमेट्री में एक चैप्टर पढ़ा होगा, सम एप्लीकेशन टू द ट्रायगोनोमेट्री, तो वहां पर आपको डिफाइन करना था डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको डेफिनेशन में लिखना था द एंगल ऑफ एलिवेशन है ऐसा एंगल जो फॉर्म होता है बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पर मेरे पास ऑब्जर्वर होता है, वो ऑब्जर्वर इसको देख रहा होता है। तो लाइन ऑफ साइट यहां से बनता है और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है।
सो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट? श्योर इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है? दैट्स इक्वल टू 1। श्योर इवेंट ऐसा इवेंट होता है विच इज सर्टन टू हैपन, ये आपने पढ़ा होगा, विच इज सर्टन टू हैपन, जो किसी भी हाल में हो जाएगा, ठीक है। शोले की वो कॉइन आपको याद होगी कि उसमें दोनों तरफ से हेड हुआ शायद करता था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है टेल था या हेड, और वीरू हमेशा जीतता था कि हारता था, पता नहीं। तो जब हम ऐसी कॉइन को टॉस कर लेंगे जिसके दोनों साइड से हेड होगा या दूसरी दोनों साइड से टेल होगा, अगर हम इस वाली कॉइन को टॉस कर लेंगे तो यहाँ पर जो श्योर इवेंट आ जाएगा दैट्स हेड, क्योंकि क्योंकि हेड की प्रोबेबिलिटी इस बार 1 होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ हम इस कॉइन को टॉस कर लेंगे जिसमें दोनों साइड से टेल होंगे, तो टेल इवेंट एक ऐसा इवेंट है विच इज कॉल्ड एज द श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये हो गए 19 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द फार्मूला, राइट द फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। आपको याद होगा कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जो है 4 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब, और इसका आधा है 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये इसका आंसर था, ठीक है। ये सेक्शन ए के 20 मार्क्स हैं। होप आप सबको ये 20 मार्क्स अच्छे से आए होंगे। इसके बाकी वाला पार्ट सेक्शन बी और सेक्शन सी अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, या मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी भी करा लो तो मैं वो भी करा लूंगा। Until then, take care, goodbye.